नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। विज्ञान का टॉपिक 1 का महामैराथन क्लास लेकर के हम आए हुए हैं। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भोजन के स्रोत टॉपिक 1 जो साइंस का बनाया गया है, इसमें बहुत से पॉइंट है, सारे पॉइंट को इसमें कवर अप हमने कर दिया है। तो उसके थ्योरी क्लासेज पहले आपको मिलेंगे, उसके बाद आप जब आगे जाइएगा तो इसी वीडियो में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे। यानी एक ही वीडियो में ये जो टॉपिक 1 है विज्ञान का, वो आपको समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए आप अंतिम तक जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जिसमें हम सारी चीज़ों को देख पाएंगे, थ्योरी और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और यहाँ से लगभग देखिए आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्के रहेंगे, इसलिए आप लोग सभी को देख के जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे। जो है आपका वो है भोजन के स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए भोजन के जो स्रोत है, वो जो हम भोजन करते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं भोजन के स्रोत, ठीक है। उसके आधार पर भोजन के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, भोजन के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 प्रकार से हमें भोजन के जो स्रोत हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला है पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन। यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे हमारे भोजन का मुख्य प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे हमारे भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग रूप से भोजन में शामिल करते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें हरे पेड़ पौधे हमारे लिए प्राथमिक स्रोत होते हैं, और उसमें भोजन को हम निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर शामिल करते हैं, ठीक है। पहला भोजन इसमें देखिए अनाज के रूप में हम किसी को शामिल करते हैं, ठीक है, अनाज के रूप में। तो अनाज के रूप में कौन कौन आता है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सभी किस रूप में हमें प्राप्त होता है? अनाज के रूप में। कुछ जो यहाँ पर हरे हैं वो हमें दाल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो दाल के रूप में हमें क्या क्या मिलता है? मूंग मिलता है, मसूर मिलता है, चना मिलता है, अरहर मिलता है, राजमा मिलता है। ये सभी हमें दालें के रूप में पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं हरे पेड़ पौधे से। तो फल के रूप में क्या क्या हमें मिल जाता है जो हमारे भोजन का स्रोत है? सेब है, पपीता है, आम है, अमरूद है। यह किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं? फल के रूप में। कुछ हरे पेड़ पौधे हमें सब्जी के रूप में हमारे भोजन का स्रोत प्राप्त है, ठीक है, सब्जी के रूप में हमारे भोजन का स्रोत प्राप्त करते हैं। सब्जी में कौन है? मिर्चा आ जाता है, टमाटर आ जाता है, बैगन आ जाता है, पालक आ जाता है, मूली हो जाता है। ये सभी हमें किस में? सब्जी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे भोजन के स्रोत जो है हमें तेल और मसाले के रूप में मिलते हैं, क्योंकि हम जो भोजन बनाते हैं उसमें तेल और मसाले मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है। तेल मसाले में कौन कौन आ जाते हैं? तो सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, जीरा है। ये सभी हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? तेल और मसाले के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या थे? तो ये सभी हमारे भोजन के स्रोत हैं जो हमें हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ हमारे भोजन के स्रोत ऐसे हैं जो हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ जो भोजन आदमी करते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन होता है, और जंतुओं से वो आपको भोजन मिलते हैं। तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन के स्रोत को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला आता है दूध और दुग्ध उत्पाद। यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ये हमें भोजन का स्रोत है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से देखें, गाय है, भैंस है और बकरी से, इससे हमें दूध की प्राप्ति होती है। और इसी दूध से
दुग्ध उत्पाद की चीज़ें घी, मक्खन, पनीर और दही इत्यादि बनता है। तो ये किस चीज़ से है? दूध या दुग्ध उत्पाद से प्राप्त होते हैं, जो हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन है। ठीक है। अंडे और मांस देखेंगे हम लोग। जो हमारा भोजन का स्रोत है वो अंडा और मांस भी है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो मुर्गी और बत्तख से बात करेंगे तो अंडा की प्राप्ति हो जाती है, और मुर्गा और बकरा से कहेंगे तो मांस मिलता है, जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत में आता है। ठीक है। तो भोजन के स्रोत हैं हमारे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम जो भोजन करते हैं तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला है। ठीक है। चलिए, कुछ भोजन हमें जो है समुद्री भोजन है, सी फूड कहते हैं, जो समुद्री भोजन है, जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, वो कहाँ से मिलता है? तो समुद्र से मिलता है। समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है? तो मछलियाँ मिल जाती है, झींगे मिल जाते हैं, केकड़े मिल जाते हैं। ये सभी समुद्री उत्पाद हैं, सी फूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हमारे भोजन का स्रोत है, देखिए शहद। शहद भी हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो शहद का किससे होता है? तो मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला भोजन में शहद एक मीठा भोजन है। ठीक है। तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो ये टॉपिक 1 है उसका पहला पॉइंट था, देखिए भोजन का स्रोत। तो भोजन का स्रोत में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भोजन किस किस चीज़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए अन्य प्राकृतिक स्रोत से भी हमें भोजन का स्रोत प्राप्त होता है, उसको भी देखेंगे। जैसे नमक। देखिए, नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र के पानी से या खनिज के रूप में हमें नमक मिलता है। समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा, पानी। जो अन्य स्रोत हमारा भोजन का पानी है, वो कहाँ से मिलता है? तो नदियाँ, कुआँ और भूमिगत स्रोत तथा प्राकृतिक वर्षा से हमें पानी की प्राप्ति हो जाती है, जो हमारे भोजन का स्रोत है। ठीक है। मशरूम भी देखिएगा भोजन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो मशरूम क्या है? तो यह एक कवक है जिसको खाने के लिए उगाया जाता है। तो मशरूम भी भोजन का एक स्रोत है। ठीक है। तो भोजन का स्रोत हम लोग यहाँ पे समाप्त किए। अब देखेंगे सेकेंड जो उसका टॉपिक है, आपको देखिएगा, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व। चलिए, सेकेंड टॉपिक देखेंगे। पहला था भोजन के स्रोत। ठीक है, उसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है। तो भोजन, हम जो भोजन लेते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए बहुत सा पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के पोषक तत्व आते हैं। ठीक है। यानी वैसी सभी जरूरी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और ऊर्जा देने में सहायता प्रदान करते हैं, वे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और यहाँ पर क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखता है, तो वो जो हम भोजन लेते हैं वो हमारा शरीर के लिए पोषक तत्व होता है। जैसा हम भोजन लेते हैं उसके आधार पर हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ होता है। ठीक है। तो भोजन के देखिए 7 प्रमुख अवयव हैं। यह भोजन के प्रमुख 7 अवयव हैं। ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कितने याद रखिएगा? तो भोजन के मुख्य 7 पोषक तत्व हैं। याद रखिएगा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक प्रोफेसर का नाम याद रखिएगा, तो उनका हाल चाल जैसे पूछते हैं हम लोग कभी प्रोफेसर का, तो वही याद रखिएगा। तो पूछ रहा है एक आदमी, का प्रोफेसर खबीब जरू, नाम है प्रोफेसर का। ठीक है। तो पूछिएगा का प्रोफेसर खबीब जरू, नाम हो गया। चलिए, तो का से यहाँ पर देखिएगा, आपका का से है कार्बोहाइड्रेट, प्रो से आपका है प्रोटीन, ख से है खनिज, वी से है विटामिन, और व से है वसा, ज से है जल, और रू से है देखिए रुचांश। ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा, जल और रुचांश, ये सभी क्या है? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। ठीक है। तो भोजन के 7 मुख्य पोषक तत्व याद रखिएगा। प्रोफेसर के नाम पर हमने बना दिया है का प्रोफेसर खबीब जरूर, याद रखिएगा। सभी को बारी बारी से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखिए हमेशा आता है और आपका यहाँ पर आएगा एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए एक बात बता देते हैं, यह जो टॉपिक है ना, आपको 1 से 5 शिक्षक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे 6 से 8 के लिए बनाया गया है, लेकिन 1 से 5 शिक्षक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 से 5 वाले शिक्षक का भी यहाँ से प्रश्न रहेगा। और ये प्रश्न किसके अंतर्गत रहेगा? 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत रहेगा। इसलिए 1 से 5 के शिक्षक भी इसको देख लेते हैं, तो उनके लिए और गागर में सागर भरने का काम करता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे पहला कार्बोहाइड्रेट देखिए लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ लिखा हुआ है ऊर्जा वर्धक भोजन। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट कैसा भोजन है? तो ऊर्जा वर्धक भोजन है। याद रखिएगा प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन ऊर्जा वर्धक भोजन है, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा वर्धक भोजन है। ठीक है। क्या होता है? यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि इसका मुख्य स्रोत चावल है, गेहूँ है, आलू है। ठीक है। अगर आप कहीं से थके हुए हैं, 10 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं, अगर आप खाना खाते हैं
ये सभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और तुरंत आपको ताकतवर महसूस होने लगता है, तुरंत आप में स्फूर्ति आती है, इसलिए उसको ऊर्जावर्धक भोजन के रूप में कहते हैं। ठीक है। दूसरा वसा है, पोषक तत्वों में दूसरा पोषक तत्व वसा है। वसा को भी ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जावर्धक भोजन है और वसा भी ऊर्जावर्धक भोजन है। लेकिन अब याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से अधिक ऊर्जावर्धक भोजन कौन है? तो वसा है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कोई वसा ले रहा है तो वसा अधिक ऊर्जावर्धक भोजन है। एक दोनों समान, अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ले तो वसा हमको अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है। तो वसा को भी ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से ये जो वसा है? तो घी में वसा है, तेल में वसा है, मक्खन में वसा है, दूध में वसा है, बादाम में वसा है, काजू में वसा है, मांस में वसा है। ये सभी से वसा प्रदान होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भोजन का पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन। क्या है आपका? प्रोटीन। प्रोटीन को देखिए हम लोग कहते हैं शरीर वर्धक भोजन, याद रखिएगा। अभी तक कार्बोहाइड्रेट को आप क्या कर रहे थे? ऊर्जावर्धक भोजन। वसा को क्या करते हैं? ऊर्जावर्धक भोजन। लेकिन प्रोटीन को अभी आप क्या करें? शरीर वर्धक भोजन। शरीर का वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन तो लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति दाल, सोयाबीन, पनीर, दूध, अंडा, मछली और मांस से। तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दाल से, सोयाबीन से, पनीर से, दूध से, अंडा से, मछली से। ठीक है। प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या? विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, यह शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है। देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग से यहाँ से एक प्रश्न आपको रहेगा। तो आपसे विटामिन की कमी से कौन कौन रोग होते हैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको विटामिन कमी से एक प्रश्न आता है तो आप अवश्य बना लीजिएगा। ठीक है। क्या है ट्रिक? यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है, रात बेरी बेरी बार बार, साली रोई पर खून न रुका। ठीक है। यहाँ पे देखिए सब अलग लिखा हुआ है, रात अलग है, बार बार अलग है, साली अलग है, रोई अलग है, पर अलग है, खून न रुका अलग है। ठीक है। अब विटामिन जो हमको पढ़ना है, मुख्य विटामिन आपको कौन कौन पढ़ना है? तो पहला ए पढ़ना है, दूसरा बी पढ़ना है, तीसरा सी पढ़ना है, चौथा डी पढ़ना है, पांचवा ई पढ़ना है और छठा के पढ़ना है। क्या पढ़ना है? के पढ़ना है। इतना को याद रखिएगा। ठीक है। तो रात के सामने ए हो जाएगा, बार बार के सामने बी हो जाएगा, साली के सामने सी हो जाएगा, रोई के सामने डी हो जाएगा, पर के सामने ई हो जाएगा, खून न रुका के सामने के हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आप भर लीजिएगा ABCD एक लाइन से। अब यहाँ पर देखिएगा रात का मतलब ये है रतौंधी। रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी होता है। बार बार का मतलब है देखिए बेरी बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। साली में देखिए स है, स से देखिए होता है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए रोई, यहाँ रोई में र से होता है देखिए रिकेटस, और किसी कमी से होता है? डी की कमी से। पर से देखिए होता है प्रजनन क्षमता में कमी, बांझपन, नपुंसकता, ये सब जो होता है वही प्रजनन क्षमता में कमी वाली बात आती है। तो पूछता है कि नपुंसकता हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, कौन? तो विटामिन ई की कमी से। ठीक है। और यहाँ पर के है, क्या है के? तो के होता है खून का थक्का न रुकना। ठीक है। खून या रक्त का थक्का किसी आदमी के शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो अगर उसको ब्लडिंग होता है तो उसका खून पतला होता है, जिससे कारण उसका खून या रक्त का धब्बा नहीं बन पाता, जिससे कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और ई है प्रजनन क्षमता में कमी, और के है खून या रक्त का धागा नहीं बनता है। उसके लिए हमने ट्रिक भी दे दिया, आप एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ से आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए खनिज और लवण, अगला पोषक तत्व जो भोजन का वो क्या है? खनिज या लवण। ठीक है। तो खनिज या लवण क्या करते हैं? हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है। जैसे कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम ये हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। आयरन क्या करता है?
खून के लिए होता है, खून की कमी को दूर करता है। आयोडीन क्या करता है, घेंघा या गलगंड जैसे रोगों से बचाता है। तो ये सभी हमें भोजन के पोषक तत्व के रूप में लेना आवश्यक है। इन सभी का स्रोत क्या है, तो इन सभी का स्रोत नमक है, दूध है, केला है, सेब है। इन सभी से आपको इसका पूर्ति हो जाता है। ठीक है। अगला है रुक्षांश। रुक्षांश या आहारी रेशे जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। रुक्षांश क्या है, तो देखिए रुक्षांश क्या होता है, यह शरीर को कोई पोषक तत्व या ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। ठीक है। बल्कि क्या करता है, बिना पचा हुआ भोजन को पचाने में मदद करता है, जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार भोजन या छिलका युक्त जो है भोजन शामिल होता है। यानी वैसे भोजन जिसको आप छिलका के साथ लेते हैं, ठीक है, या रेशेदार भोजन लेते हैं, वो सारे भोजन जो होते हैं उसमें छिलके वाले भाग जो होते हैं वो आपका रुक्षांश का काम करते हैं। और रुक्षांश रूप में क्या करता है, आपका भोजन जो नहीं पचता है उसको पचाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें रुक्षांश युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें रेशेदार आ जाते हैं, और छिलका युक्त भोजन जिसमें छिलका वाली चीज़ें हो वो चीज़ें हमें भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है। जैसे ताज़े फल, अब कोई भी फल आप लेते हैं तो उसका छिलका सहित ले। ठीक है। सब्जियां, तो ऐसी सब्जियां जो छिलका सहित ले, जिसको छिलते नहीं हो, ठीक है, तो ये सभी जिसको छिलका के साथ खाया जाता है वो रुक्षांश कहलाते हैं। ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। क्लियर। चलिए, 7वां पोषक तत्व जो है, भोजन के 7 पोषक तत्व हैं, जिसमें 7वां और अंतिम पोषक तत्व जो है वो है आपका जल। ठीक है। जल क्या है, तो यह भोजन से पोषक तत्वों को सोखने में शरीर की मदद करता है और पसीने व मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है। तो इस तरह से भोजन के पोषक तत्व आपका जो सेकेंड बार टॉपिक था वो था, तो वो टॉपिक का जो टॉपिक 1 है उसमें विभिन्न पार्ट आपके पढ़ने हैं। तो दूसरा पार्ट था भोजन के यहाँ पर पोषक तत्व, जिसमें भोजन के पोषक तत्वों को हमने देख लिया। ये भोजन के पोषक तत्व से एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये बायोलॉजी सेशन के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट उसी में पॉइंट है स्वास्थ्य और स्वच्छता। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता को यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे, स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है, और इसका महत्व क्या है। ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व क्या है, अगर आप स्वच्छ रहते हैं इसका मतलब आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। तो इसका मेन महत्व है रोगों से बचाव में। यदि आप स्वच्छ रहते हैं तो आपको किस चीज़ में इसका बचाव होता है, रोग से बचाव में। तो साफ़ सफाई रखने से हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियां नहीं फैलती है। ये आपको होता है स्वास्थ्य, और कहीं आप अपने जगह को स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ और अपने जगह को स्वच्छ रखते हैं, तो इन सभी रोगों से आप बच सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या फ़ायदा, मानसिक प्रसन्नता। मानसिक प्रसन्नता, एक स्वच्छ वातावरण में रहने से तनाव कम होता है और मन में सकारात्मक विचार आता है। ठीक है। मानसिक प्रसन्नता मतलब अगर आप स्वच्छ वातावरण में रहते हैं तो आपको तनाव में कम रहते हैं, और मन में क्या होता है, पॉजिटिव विचार आपके आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ठीक है। लंबा जीवन, अच्छी आदतें इंसान को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे दीर्घायु बनाती है। ठीक है। तो ये स्वास्थ्य और स्वस्थ आदमी अगर रहे तो उसको लंबा जीवन की प्राप्ति होती है, और अच्छी आदतें क्या करते हैं, इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाती है और आपको दीर्घायु बनाती है। ठीक है। पॉइंट है आपका पौधों में पोषण, इसको हम लोग देखेंगे, पौधों में पोषण क्या होता है। ठीक है। पौधे मुख्य रूप से 2 विधियों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पौधे जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो 2 रूप से प्राप्त करते हैं। एक पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, और दूसरे पौधे जो होते हैं वो परपोषी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है। स्वपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है, ये दोनों को समझना आपको अनिवार्य है, और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है। देखिए, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, इसको हम देखेंगे। स्वपोषी पोषण में क्या होता है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। याद हो गया होगा, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। क्लियर। चलिए, अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है,
इस प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या कच्चे पदार्थ की जरूरी होती है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए आता है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन कच्चा पदार्थ का जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो कच्चा पदार्थ है उस सबसे पहला होता है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। दूसरा चाहिए जल और CO2 गैस का अति आवश्यकता होती है, जिसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण कोई बोले तो याद रखिएगा 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज बना, और यहाँ पर जो है कि आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है। तो इस समीकरण को प्रकाश संश्लेषण के लिए याद रखिएगा आप सभी को, यहाँ से प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए अब है परपोषी पोषण। अगला क्या है, भी हम लोग स्वपोषी पोषण में देखा। तो स्वपोषी पोषण में क्या था, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन परपोषी पोषण के अंतर्गत कौन आएगा, तो वे सभी पौधे आएंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसके निम्न प्रकार हैं। ठीक है, परपोषी कहलाते हैं, इसके निम्न प्रकार हैं। ठीक है, पहला इसमें देखिए परजीवी। पहला क्या है, परजीवी याद रखिएगा, पैरासाइटिक। वे पौधे जो अन्य जीवित पौधे के से सीधे पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे अमरबेल परजीवी पादप का उदाहरण है। आप देखते हो किसी पेड़ पर लत्ता के रूप में फेंका हुआ रहता है, ये अमरबेल किससे, उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसमें अमरबेल आता है, और अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा देखिए कीटभक्षी भी आता है। ये पौधे दलदली या नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, और यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं। जैसे घटपर्णी पौधा और वीनस फ्लाईटेप मुख्य रूप से घटपर्णी को याद रखिएगा, ये पिक्चर प्लांट है। ये जानते हैं कैसा होता है, तो ये सुराही के आकार का इस तरह का होता है। ठीक है, ये पौधा इस तरह के होते हैं, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। क्या करता है, अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इस पर जैसे कीट पतंग यहाँ पर बैठता है तो वो सीधे इसके नीचे चलाता है, और वो इसको आहार बनाते हैं। किस लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर पिक्चर प्लांट काम करता है। ठीक है, अगला है मृतोपजीवी। ये सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं। अब एक तो अभी ले रहा था सजीव पदार्थ से अपना, अब यहाँ पर एक भोजन जो बनाएंगे वो किससे, निर्जीव पदार्थ से बनाएंगे। ठीक है, जैसे कवक और मशरूम, ये निर्जीव पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला एक आता है सहजीवी। याद रखिएगा सहजीवी, ये क्या है, तो इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहकर पोषण का कार्य करते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है, शैवाल और कवक का संबंध लाइकेन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे पॉइंट है उसी का लास्ट का है, पौधों के लिए पोषक तत्व। ठीक है, टॉपिक 1 में ही आपको ये पॉइंट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये आपको लेसन पढ़ना है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो 2 भागों में बांटा गया है, जिससे पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं बृहद पोषक तत्व और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्व वैसे पोषक तत्व हैं जिसको पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिसके लिए पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो उसको हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत देखिए आता है नाइट्रोजन। कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है फास्फोरस, और उसके बाद आता है पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, फास्फोरस का संकेत P होता है, और पोटेशियम का संकेत K होता है, जिसको NPK भी कहा जाता है। देखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा है कि NPK क्या है, बहुत बार पूछा है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कि NPK क्या है, तो NPK क्या है, पौधों के लिए ये बृहद पोषक तत्व है। ठीक है, पौधों के लिए यह बृहद पोषक तत्व है जिसको NPK कहा जाता है। N से नाइट्रोजन है, P से फास्फोरस है, और K से पोटेशियम है, और इसको पौधों में अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बृहद पोषक तत्व हम लोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व तो जिसको पौधों में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। बहुत कम मात्रा में पौधों में आवश्यकता होती है, जिससे कम उपयोग से ही पौधों में वृद्धि हो जाती है, तो उसको आयरन है,
जिंक है और मैग्नीज है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला पॉइंट आपको जो पढ़ना था वो है आपका भोजन का उपयोग। भोजन का उपयोग देखिए, आपका जो सिलेबस बनाया है जेटेट का, उसमें बहुत माने एक जो टॉपिक है उसमें बहुत सा पॉइंट दिए गए हैं। सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट को आपको टेकअप करना जरूरी है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आपके थ्योरी को बना दें। सब JCERT जैक की किताब से बना हुआ है। सब किताब में आपको मिल रहा है 6, 7, 8 से लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत अधिक अच्छा आ जाएगा। ठीक है, यदि आप विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक, चलिए भोजन का उपयोग। भोजन का मुख्य उपयोग शरीर को ऊर्जा देना, कोशिकाओं का निर्माण करना एवं मरम्मत करना है और रोगों की रक्षा करना है। ठीक है, भोजन का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। भोजन का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला है ऊर्जा प्रदान करना। पहला क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। चलने, दौड़ने, पढ़ने और दैनिक गतिविधियों के लिए भोजन ईंधन का काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा इसका मुख्य स्रोत है। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है, जिससे बच्चों और नौजवानों का शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भी भोजन उपयोगी होता है। ठीक है, रोगों से सुरक्षा। अगला है रोगों से सुरक्षा। तो विटामिन और खनिज लवण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ पाता है। ठीक है, इन सभी के लिए भोजन अति आवश्यक है। समझ गए? प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत कौन है, यानी इसमें कौन सा ऐसा स्रोत है जो दाल के रूप में होता है? मूंग, मसूर, अरहर या सभी। ठीक है, तो दाल के रूप में प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत मूंग, अरहर, मसूर या सभी। ठीक है, तो मूंग भी दाल का स्रोत है, मसूर भी दाल का स्रोत है, अरहर भी दाल का स्रोत है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर? अगला, इसमें जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं। इसमें जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत है दूध, अंडा और मांस, शहद या सभी। ठीक है, तो दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, जिसे मुख्य रूप से हम लोग गाय, भैंस और बकरी को जानते हैं। अंडा भी हमें जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, और शहद भी हमें जंतु से ही प्राप्त होता है, मधुमक्खी से, यानी राइट आंसर डी सभी होगा। इसमें सभी जो है जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं। ठीक है, दूध प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि दूध किससे आपको प्राप्त होता है? गाय से, भैंस से, बकरी से या डी सभी। ठीक है, तो हमें गाय से भी, भैंस से भी, बकरी से भी। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पानी का स्रोत है। इसमें पानी का स्रोत कहाँ कहाँ से पानी आपको मिलता है? नदियाँ से मिलता है, कुआं से मिलता है, वर्षा का जल से मिलता है, डी सभी। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। इसमें कौन कौन भोजन के मुख्य पोषक तत्व आपको बताना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, डी सभी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी भोजन का पोषक तत्व है, प्रोटीन भी पोषक का तत्व है, वसा, विटामिन पोषक का तत्व है। तो भोजन के मुख्य कितने पोषक तत्व हैं? 7 हैं, जिसका हमने आपको यहाँ पर थ्योरी क्लास में एक ट्रिक भी बताया। प्रोफेसर का नाम था खबीब, उसमें क्या था? का प्रोफेसर खबीब जरू। ठीक है, ये नाम है खबीब जरू। तो का से देखिए था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रो से देखिए था प्रोटीन, ख से देखिए था खनिज, वी से जो था विटामिन, व में खबीब, व में था वसा, और यहाँ पे जरू, जरू से ज से जल और रू से रुझान से ही 7 पोषक तत्व जो है होते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक्स के रूप में हमने आपको दे दिया है, आप सभी वहाँ जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारे आपको ऐसे भी चीज़ दिए गए हैं जो आपका जो यहाँ पर है कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है। किसको ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में को क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि आप 10 दिन से नहीं खाए हैं, 5 दिन से नहीं खाए हैं, और जब आप भोजन लेते हैं, उसमें हो सकता है कि चावल, दाल, सब्जी, मसाला वाली चीज़ें जो भी आप लेते हैं, तो इसमें क्या है? चावल, दाल, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। मसाला वाली चीज़ें क्या है? वसा है। तो ये जैसे ही खाते हैं तो आपके अंदर शरीर में क्या होते हैं? कुछ न कुछ ताकत, ऊर्जा का महसूस होता है और आप काम करने लग जाते हैं। इसलिए ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से किसको जाना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ऊर्जावर्धक भोजन है। ठीक है, अगला है शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज। ठीक है, तो शरीर वर्धक भोजन जो है आपको प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है, शरीर वर्धक, शरीर का विकास और वृद्धि चाहिए तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी शारीरिक वृद्धि और विकास होगा। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये ऊर्जा शरीर को देते हैं, काम करने के लिए ताकत देते हैं, तो ये ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसमें किन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? चावल से, गेहूं से, आलू से या सभी से, ठीक है। तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी इन सभी से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन सबसे अधिक प्राप्त होता है, प्रोटीन सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है आपको बताना है? सोयाबीन, मक्का, चावल या घी, ठीक है। तो प्रोटीन तो प्राप्त होता है, लेकिन सबसे अधिक किस में होता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है ना। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। देखिए, ये विटामिन वाला एक प्रश्न आपका जो हर राज्य का टेट है उसमें पूछता है, इसलिए यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, तो रहेगा 100% क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, क्लियर। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या सूखा रोग। तो विटामिन सी मतलब स और स मतलब स्कर्वी, याद रखिएगा सी वाला, तो स्कर्वी रोग होता है। यहाँ पे एक ट्रिक हमने बना दिया था आप सभी को, जो थ्योरी क्लासेज किए हैं वो सभी को देखे होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रात बेरी रोई पर खून न रुका। रात से रतौंधी, बेरी साली में स से स्कर्वी, रो में री से रिकेटस, प्र से प्रजनन क्षमता जिसमें बांझपन, नपुंसकता आता है, खून का न बहना, खून बहना न रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सजाए थे? यहाँ पे सजाए थे शुरू वाला को ए, फिर बाद वाला को बी, फिर उसके बाद वाला को सी, फिर उसके बाद वाला को डी, फिर उसके बाद वाला को ई, और एक लास्ट में बचता है के, ठीक है। यानी ए है यहाँ पे, तो एक से रतौंधी है, बी से बेरी है, सी से स्कर्वी है, डी से रिकेटस है, ई से नपुंसकता या बांझपन, और के से खून का नहीं बहना, ठीक है। तो इस तरह से भी याद करवाए थे आप सभी को इस तरह से याद कर लीजिएगा, क्लियर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आप बताइएगा? रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है या कोई नहीं, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या जिसको सूखा रोग कहते हैं वो होता है अगर विटामिन डी आप प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं तब, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है। तो बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और यहाँ पर है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता आता है, क्लियर। अगला प्रश्न है, रमेश का क्या होता है? अचानक ब्लेड से हाथ कट जाता है, अब उसका खून बंद नहीं हो रहा है, उसके रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा, उसके अंदर किस विटामिन की कमी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए से तो देखिए रतौंधी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, ई से बांझपन या नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी, और के से जो होता है जिस आदमी का विटामिन के की कमी होती है उसका खून एकदम पतला होता है, उसको कभी भी यदि चोट आ जाए, इंजरी आ जाए, कहीं कट जाए तो उसका खून जल्दी बंद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनकी मृत्यु भी बहुत जल्द हो सकती है, तो विटामिन के होता है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, आपकी हड्डी स्वस्थ रहे उसके लिए क्या आवश्यक है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या कोई नहीं, ठीक है। तो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आपको मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम से हड्डी मजबूत होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 101 बारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मैंने 1001 बार कहिए, बार बार ही आता है। घेघा, गलगंड, ग्वाइटर या कोई नहीं। तो घेघा भी उसी का नाम है, गलगंड भी उसी का नाम है, ग्वाइटर भी उसी का नाम है। तो कहीं ऑप्शन में कभी घेघा देता है, कभी गलगंड देता है, कभी ग्वाइटर देता है, तो तीनों में से कोई भी रहेगा, तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे डी, यहाँ पे राइट आंसर इसका डी, यहाँ पे कोई नहीं लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप लिखिएगा सभी, ठीक है। क्या होगा? सभी, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी में ऑप्शन होना चाहिए था सभी, यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, तो आप सभी को यहाँ पर डी है, और डी में यहाँ पर देख लीजिएगा सभी कर लीजिएगा, सभी किया हुआ, ठीक ना, कोई है नहीं होगा। रुझांश क्या कार्य करता है? शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को वृद्धि कराता है, बिना पचे हुए भोजन को पचाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए रुझांश क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको बता दें तो चोकर युक्त जितना भोजन है, दाल युक्त जितना भोजन है, सब्जी का
हरी सब्जी का जितना भोजन ये सब रुक्षांश है। रुक्षांश मतलब कि जो जैसे आप घाटा की यदि बात करें तो मक्का के साथ जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जो चोकर होते हैं वो मिले हुए थे, चोकर वाली चीज़ें। तो जितने रुक्षांश वाली चीज़ें, चोकर वाली चीज़ें जो मिले रहेगी तो उसमें वही रुक्षांश है, ठीक है। अगर सब्जी आप बना रहे हो, सब्जी का सब भाग छील देते हैं तो उसमें से रुक्षांश खत्म हो जाता है। लेकिन आलू है, आलू का छिलका रहने देते हैं, सेम है, सेम का छिलका, सब छिलका के साथ अगर कोई भोजन बना रहे तो वो रुक्षांश है। और ये रुक्षांश क्या कार्य करते हैं, तो ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, शरीर को वृद्धि नहीं कराते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भोजन आपको पच नहीं रहा है तो वो बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। रुक्षांश का ही काम होता है, ठीक है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या कीटभक्षी, ठीक है। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और इसमें कौन से पौधे की श्रेणी आती है, तो सभी हरे पौधे जितने भी होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्लियर। चलिए, वे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित पौधों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है, स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी या कोई नहीं, ठीक है। सजीव पौधे हैं और उसी पर कोई और पौधा रहता है और इसी सजीव पौधा से वो अपना भोजन ले रहा है तो वो परजीवी है। यानी परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर करते हैं, वो परजीवी हैं, ठीक है। तो वे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, परजीवी। तो राइट आंसर बी, परजीवी इसका हो जाएगा। क्लियर। अमरबेल उदाहरण है, अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है, स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी या कोई नहीं, ठीक है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो अमरबेल जो है देखिए परजीवी पादप का उदाहरण है। आप देखते होंगे ये अमरबेल कौन सा होता है, तो आपको बता देता है। अमरबेल किसी पेड़ पर, पेड़ मान लीजिए इस पर देखते होंगे कि लत्तर जैसा पतला पतला ये पीला कलर का लटका हुआ लोग फेंक देता है, ये इसी से भोजन प्राप्त करता है। धीरे धीरे ये पेड़ पौधा को भी सुखा देता है, ठीक है। तो यही चीज़ है अमरबेल। स्वच्छता का क्या महत्व है, स्वच्छता का क्या महत्व है। रोगों से बचाव होता है, मानसिक प्रसन्नता आता है, लंबा जीवन होता है, सभी, ठीक है। स्वच्छता का क्या महत्व है, अगर आप स्वच्छ हैं तो आपको रोग से बचाव होगा, मानसिक खुशी आएगी, लंबा जीवन होगा, यानी डी राइट आंसर सभी इसका हो जाएगा, ठीक है। फसल के शुरुआत से लेकर अन्न भंडारण तक कौन कौन से कार्य किसान के द्वारा किए जाते हैं। जैसे फसल की आप शुरुआत कर रहे हैं उस समय से लेकर के घर में जब तक अन्न आपका नहीं जाता है तब तक कौन कौन सी प्रक्रिया किसान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहला है मिट्टी तैयार करना, ये तो बिल्कुल सही है, मिट्टी तैयार करना किसान काम होता है। बुआई भी करते हैं, उसके बाद खाद और उर्वरक भी देते हैं, सिंचाई भी समय समय पर देना होता है, यानी बी ऑप्शन भी सही है। सी है खरपतवार, खरपतवार को भी हटाना पड़ता है, फिर फसल पक जाने पर कटाई करना पड़ता है और कटाने के बाद उसका भंडारण, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर डी सभी होगा। इन सभी प्रक्रिया से किसान को गुजरना पड़ता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण होता है, क्या होता है स्वपोषी पोषण, पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ए और बी दोनों सही है, राइट आंसर डी कोई नहीं, ठीक है। तो स्वपोषी में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ये भी सही है, नहीं राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं क्या कहलाता है, कीटभक्षी, परपोषी, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो जो अपने भोजन के लिए जो कीट का शिकार करेगा वो कीटभक्षी पौधा होगा, एकदम याद रखिए, कीट का जो शिकार करेगा कीटभक्षी पौधा होगा, ठीक है। परपोषी पौधा होगा, या ए और बी दोनों होगा या कोई नहीं। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर ए होगा, कीटभक्षी पौधे, ठीक है। अगला प्रश्न आया है कि कीटभक्षी पौधे कीटों का शिकार क्यों करते हैं। ये कीटभक्षी पौधे आखिर कीट का शिकार क्यों करते हैं, अब मैग्नीशियम की कमी को पूरा करते हैं, अपने पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की कमी को पूरा करता है, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये पौधे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का शिकार करते हैं, ठीक है। कीटभक्षी पौधे कौन है, इसमें कौन कौन कीटभक्षी पौधा है। देखिए कीटभक्षी पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 101 बार बता दे रहे हैं आपका हर एग्जाम में। देखिए
यहाँ पर बता देता आपको 1 से 5 के शिक्षक हैं। तो आपके लिए देखिए यहाँ बायोलॉजी ग्रुप जितना है सब पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छा अंक करना है, 30 में 30 करना है, तो आपको सिर्फ सिलेबस पर ही नहीं रहना होगा, ठीक है। सिलेबस के अलावे भी जो आपका आता है उसको हम यहाँ पर करवा देते हैं। इसलिए आप लोग को अगर ग्रुप में हम भेज देते हैं, 1 से 5 में बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, अगर ग्रुप में भेज दिए तो आपके समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बायोलॉजी सेशन जो है आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए है, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप यहाँ से क्लासेस जरूर ले लेंगे। तो अभी आपका देखिए इसी तरह से चल रहा है। तो 1 से 5 का यहाँ पर तो पर्यावरण में ये काम कर जाएगा, और 6 से 8 का विज्ञान का पहला टॉपिक है। तो आपको विज्ञान का भी क्लासेस शुरू हो गया है, आपका सारी क्लासेज को हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप सभी जो 1 से 5 के शिक्षक इसको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरे सिलेबस का नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपको पर्यावरण में भर भर के पूछता है, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधे कौन है? वीनस फ्लाईट्रॉप, घटपर्णी, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो वीनस फ्लाईट्रॉप भी ये आपको कीटभक्षी पौधा है, और घटपर्णी भी कीटभक्षी पौधा है, यानी राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। लेकिन आपको हम बता देते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो नाम आया वो घटपर्णी का आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट, मतलब सुराही के जैसा ये पौधा होता है। इसमें कोई कीट आता है तो सीधे अंदर आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये पीचर प्लांट के नाम से कहते हैं, या इसी को घटपर्णी पौधा कहते हैं। घड़ा के आकार का यह पौधा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। वे पेड़ पौधे जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या कोई नहीं, ठीक है। स्वपोषी में हो गया जो सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं वो हो गया परपोषी। और वे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मृतभोजीवी, ठीक है। यानी राइट आंसर सी होगा, ठीक है। मृतजीवी का उदाहरण है कवक और मशरूम, ए और बी दोनों कोई नहीं। राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि कवक भी है और मशरूम भी, ये दोनों जो है मृतजीवी का उदाहरण है, ठीक है। सहजीवी का उदाहरण है वैसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं सहजीवी कहलाते हैं। कवक है, मशरूम है, लाइकेन है, क्या है, ठीक है। तो कवक और मशरूम ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका मृतजीवी का उदाहरण है। लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना पोषण का कार्य करते हैं, इसमें लाइकेन का नाम होता है, ठीक है। यह संबंध में आप देख सकते हैं शैवाल और कवक का जो संबंध होता है वो आपका सहजीवी का संबंध होता है, ठीक है। पौधों के लिए पोषक तत्वों को बांटा गया है। पौधों के लिए पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? एक है बृहद पोषक तत्व, दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व, सी है ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो पौधों के लिए पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक को बृहद पोषक तत्व कहते हैं, एक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यानी राइट आंसर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सभी, ठीक है। तो बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है, पोटेशियम भी आता है। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। NPK है, देखिए यही प्रश्न आपका देखिएगा 2012 में प्रश्न पूछा था, 2016 में प्रश्न पूछा था। NPK है, तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। राइट आंसर ये होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोबाल्ट। ये गलत हो गया, निकेल, फास्फोरस गलत हो गया, कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, पौधों के लिए पोषण में जिस खनिज की कम मात्रा में आवश्यकता होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ए और बी दोनों है, कोई नहीं, ठीक है। तो पौधों के लिए पोषण में जिस खनिज मात्रा की कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम लोग देखिए कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जिसको कम मात्रा में आवश्यकता होगा उसको सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानेंगे, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है आयरन, जिंक, क्लोरीन, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो सूक्ष्म मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है, यानी डी में हो जाएगा सभी, डी सभी होगा। भोजन का काम क्या है? आपको बताना है कि भोजन का काम क्या है। ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि, रोगों से सुरक्षा या सभी, ठीक है। तो भोजन का काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना भी है, शारीरिक वृद्धि भी करना है, रोगों से सुरक्षा भी देना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी होगा। जो हमें भोजन काम है ये सभी काम है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है, इसमें कौन सा ऐसा जो सब्जी है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको लौह स्रोत पाया जाता है? पपीता में, गाजर में, मूली में या पालक में, किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत जो है वो आपका देखिए पाया जाता है पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा लौह स्रोत, ठीक है। कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है? पपीता, गाजर, पालक या
अंडा और दूध। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर डी होगा, अंडा और दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, रात में दिव्या की दादी को दिखलाई नहीं देता, उसकी दादी किस रोग से ग्रस्त है आपको बताना है। दिव्या की दादी जो है उसको रात में दिखलाई नहीं दे रहा है, उसकी दादी किस रोग से ग्रसित है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो उनकी दादी जो है रतौंधी रोग से ग्रसित है, क्योंकि रतौंधी में रात में कम दिखलाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, आयोडीन या कोई नहीं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, सब उसी का नाम है, नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता? आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जिसमें पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पोषक तत्व है, प्रोटीन भी पोषक तत्व है, वसा पोषक तत्व है, लेकिन विटामिन ये क्या है? पोषक तत्व नहीं है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है सिर्फ। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी? ठीक है, अगर लौह तत्व की अधिकता से पूछता तो रक्तप्लाता होता, लौह तत्व की कमी से पूछेगा तो एनीमिया होगा, और आयोडीन की कमी से पूछेगा तो घेघा होगा, और विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो रतौंधी होगा। सभी को याद कर लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन का यह बहुत बड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको सबको देखेंगे, और 6 से 8 के शिक्षक के लिए यह पहला टॉपिक है जो सभी को पूरा कर लेंगे। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या सभी? ठीक है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम का। किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम अगर अच्छा है तो हड्डी एवं दांत हमारा स्वस्थ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का दुबला पतला हो जाना और पेट का फूल जाना किस रोग का पहचान है? सूखा रोग, रतौंधी, घेघा रोग या कोई नहीं? शरीर का दुबला पतला हो जाना और पेट का फूल जाना किस रोग का पहचान है? ठीक है, तो यह जो पहचान है आपको देखिए यहाँ पे सूखा रोग का पहचान है। ठीक है, रिकेट्स का पहचान है, सूखा रोग का पहचान है। दांत कमजोर हो जाना, दांत से खून का बहना किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पायरिया, घेघा या कुछ नहीं? ठीक है, तो सूखा रोग डी, पायरिया। पायरिया रोग में ही दांत से क्या होता है? खून का बहता है, दांत कमजोर होता है पायरिया रोग के कारण, तो ये राइट आंसर है पायरिया इसका। ठीक है, गले की ग्रंथि किस रोग में फूल जाती है? सूखा रोग, पायरिया, मोटापा या कोई नहीं? ठीक है, तो गले की ग्रंथि सूखा रोग इसमें नहीं होता है, पायरिया इसमें नहीं होता है, मोटापा इसमें नहीं होता, तो राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? घेघा रोग होगा। ठीक है।